गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो के अंदर। वेलकम टू इंडवंस ब्राइट यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस न्यू लेक्चर के अंदर, जहां पे हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का फुल फ्लेज लेक्चर एक वन शॉट में कवर करने वाले हैं। इस बैच में विश्वास बैच के अंदर आप लोग तक चीज़ें मिलने वाली। इस चीज़ के बाद आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आके वीडियो पर क्लिक करो। वहाँ से आप लोगों को पूरी की पूरी नॉलेज मिल जाएगी कि इस विश्वास बैच में क्या होने वाला है। विश्वास बैच बेसिकली क्लास 9th एंड क्लास 10th के बच्चों के लिए निकाला गया फुल फ्लेश लेक्चर्स लाने वाले हैं आप लोगों के लिए। फुल सिलेबस विद नोट्स, प्रीवियस क्वेश्चंस एंड बाकी सारे कोई बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड रिविजन्स की प्रैक्टिस करवाई जाने वाली है पूरे साल के लिए, जो कि टोटली फ्री है और यूट्यूब पे मिल जाएगी आप लोगों को। तो क्या करना है, सिंपल जाके चैनल सब्सक्राइब कर लेना, आप लोगों को सारे वीडियोस हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये चैप्टर हमने इस चैनल पे बहुत बार कराया हुआ है, 2 से 3 बार कराया हुआ है। अगर आपने उस लेक्चर्स को देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपने नहीं लिया है तो आप लोग ये लेक्चर से जो एक फ्रेश लेक्चर है आपके 2024 एंड 2025 वाले बच्चों के लिए, 2024 एंड 25 वाले बैच के बच्चों के लिए, ठीक है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इस चैप्टर की जो NCERT है वो हमने कवर कर ली है। आप लोगों को अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगा, इसकी पूरी NCERT हमने रिवाइज कर ली है, तो आप जाकर चेक कर सकते हो बिल्कुल से, ठीक है। तो आज हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ने से पहले तुम्हें समझना होगा कि केमिकल चेंजेस कितने टाइप से होते हैं। देखो, पहले एक केमिकल चेंज होता है और एक होता है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज का एग्जांपल तो जैसे कि तुम लोग पानी को फ्रिज में रखते हो तो बर्फ बन जाता है, तो ये क्या हुआ, लिक्विड जो है सॉलिड में चेंज होगा। तो ये क्या है, एक तरीके का फिजिकल चेंज है, ठीक है। तो जो लिक्विड है वो सॉलिड में चेंज हुआ, तो ये क्या होगा, एक फिजिकल चेंज होगा। बट केमिकल चेंज का, जब कोई केमिकल दूसरे केमिकल से मिलता है, जैसे अगर हम लोग दूध में है ना, दूध को दही में से कन्वर्ट करते हैं, है ना, दही लगा के रखते हैं, तो जो दूध दही में होता है तो उसको हम लोग कहते हैं केमिकल चेंज, केमिकल चेंज होता है। तो केमिकल रिएक्शन जो होता है हम लोग उसको बोल सकते हैं कि अगर केमिकल रिएक्शन इज इन विच द बॉन्ड्स आर ब्रोकन इनटू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड विद इन प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स इन ऑर्डर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। जो हमने कहा कि 2 केमिकल्स होते हैं, है ना, दोनों ब्रोकन डाउन होते हैं और दोनों मिक्सअप होकर के एक न्यू केमिकल बनता है, उसको हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब हमें पता कैसे करना है कि कहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है नहीं हुआ है। देखो, सबसे पहले तो केमिकल रिएक्शन पता करने के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक। जैसे अगर कोई चेंज इन स्टेट, जैसे कि अगर लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रहा है, या सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, या लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है, सॉलिड से गैस में चेंज हो रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, चेंज इन द स्टेट। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में स्टेट में चेंज हो रहा है, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं वाटर का, ठीक है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल वाटर। जब वाटर को हम लोग फ्रिज में रखते हैं तो आइस बनती है, सॉलिड बन गया, तो ये क्या हुआ है, चेंज इन स्टेट। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। चेंज इन कलर, अब जैसे कुछ केमिकल्स को हम लोग जब मिक्सअप करते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, कलर में चेंजेस हो जाता है ना, उनका कलर चेंज हो जाता है, तो ये इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, केमिकल रिएक्शन। अगर कलर चेंज हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। गैस इवोपरेट हो रही है, ठीक है, गैस इवोपरेट हो रही है तो हम लोग कह सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन है। टेम्परेचर चेंज हो रहा है, जैसे अगर हम लोग कोई ठंडी चीज़ को कोई गर्म चीज़ के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो और अगर एक गर्म प्रोडक्ट बन रहा है तो हम लोग उसको कह सकते हैं केमिकल चेंज इन टेम्परेचर है, क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। अगर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो रहा है ना, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, मतलब इनसॉल्युबल जो सॉलिड्स होते हैं, है ना, जब कोई न्यू सब्सटेंस बनता है उसके अंदर से जो इनसॉल्युबल सॉलिड्स निकलते हैं, जो गलत हवाएँ निकलती हैं, उसको हम लोग कह सकते हैं प्रेसिपिटेट। तो अगर ऐसा हो रहा है इससे, तो हम लोग कह सकते हैं उसको केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। आगे बात करते हैं केमिकल रिएक्शन। बेसिकली केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं है, केमिकल इक्वेशन जो है केमिकल रिएक्शन को ही रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना, हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन है। केमिकल इक्वेशन को हम कह सकते हैं सिम्बॉल्स, है ना, सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, जिसका केमिकल रिएक्शन का सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, उसको हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है। बेसिकली जो मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हम लोग मिलाते हैं तब बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाया जाता है तब बनता है एक न्यू प्रोडक्ट, जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये है हमारा प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड। और हम लोग इसको इक्वेशन के थ्रू, है ना, सिम्बॉल्स के थ्रू हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं और उसको हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे कि मैग्नीशियम को हम लोग Mg बोलते हैं, ऑक्सीजन को O2 बोलते हैं, और जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको हम लोग कहते हैं MgO, ठीक है। तो ये क्या होता है, इनको हम लोग कहते हैं इक्वेशंस, ये सिम्बॉल्स हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशंस ही कहते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और कंसेप्ट आता है, वो भी ज़रा पढ़ लो, ठीक है। मैग्नीशियम जो है यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, जो देखो जैसे हम लोग एग्जाम्पल देते हैं A + B =
ए बी, ठीक है, ए प्लस बी इक्वल्स टू ए बी। अब जो भी इज इक्वल टू कि ये इस तरफ है, जो चीज़ें इज इक्वल टू कि इस तरफ है, जैसे ये ए बी, तो ए बी को हम लोग क्या कहेंगे, ए बी इज रिएक्टेंट, ए बी इज रिएक्टेंट, ए बी क्या है, ए बी इज अ रिएक्टेंट, ठीक है। और जो सॉरी ए प्लस बी जो है रिएक्टेंट है, और जो ए बी है जो इसका फाइनल प्रोडक्ट बना है ना, ए और बी को जब हम लोग मिलाते हैं तब ए बी बन गया, तो ए बी बन गया, तो ए बी को हम लोग क्या कहेंगे कि ए बी इज प्रोडक्ट, ए बी इज प्रोडक्ट, मैं इसको लिंक दे देता हूँ यहाँ पे, ए बी इज प्रोडक्ट, ठीक है। तो अभी हमने जो एग्जांपल लिया मैग्नीशियम फ्रॉम ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। समझ गया, इतने से समझ गई। जैसे मैंने कहा एम जी प्लस ओ टू इज इक्वल्स टू एम जी ओ, ठीक है, एम जी प्लस ओ टू इज इक्वल्स टू एम जी ओ, मतलब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ठीक है ठीक है, इतनी देर समझ में आ गई। अब यहाँ पे हमने कुछ चीज़ों को अंडरलाइन किया हुआ है कि दिस इक्वेशन इज डैश। अब ये इक्वेशन क्या नहीं वो हमें पता करना होगा। तो ये इक्वेशन क्या है, सबसे पहले देखो कि आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा ना, जो आपका नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा है ना, इसके स्टार्टिंग का पार्ट है ये कि एम जी प्लस ओ टू क्या है। तो दिस इक्वेशन इज सिंपल, दिस इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड, दिस इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड है ना, अनबैलेंस्ड है। तो यही पे हम लोग को पता चलता है कि अगर इक्वेशन अनबैलेंस्ड है इसको बैलेंस कैसे करना है। तो हम अपना नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं बैलेंसिंग एन इक्वेशन। तो अब हम सीखेंगे कि एक इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस किया जाता है। तो यही हमारा टॉपिक है जो कि है बैलेंसिंग एंड केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग एंड केमिकल इक्वेशन, तो अभी हम लोग ये समझने वाले हैं। तो हमारे पास हमें एग्जांपल दिया हुआ है Fe प्लस H2O इज Fe3O4 प्लस H2। तो अब हम लोग को इसको कैसे जो है बैलेंस करना, तो हम लोग ये वाला एग्जांपल लेते हैं और इसको बैलेंस करके दिखा रहे हैं। आ जाओ समझाता हूँ तुम लोगों को कैसे बैलेंस करना है। किसी भी इक्वेशन को अगर दिया जाए तो उसे बैलेंस कैसे किया जाता है, उस चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो Fe प्लस H2O इज Fe3O4, लोग यहाँ पे लिख लेते हैं पहले इसको Fe प्लस H2O इज इक्वल टू Fe3 H2 अलग है ना, प्लस H2, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है और बैलेंसिंग सीखनी कैसी है। सबसे पहले तो देखो बैलेंसिंग क्या होता है। बैलेंसिंग का एक सिंपल फंडा है। बैलेंसिंग का फंडा ये है कि जो आपके रिएक्टेंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए आपके प्रोडक्ट से। सिंपल, इसका मतलब क्या है कि इज इक्वल टू, ये जो इज इक्वल टू है ना, ये इक्वल टू है, ये इक्वल टू के इस तरफ जो प्रोडक्ट्स है ना और इस तरफ जो रिएक्टेंट है ये दोनों इक्वल होने चाहिए। इन दोनों के जो नंबर्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो ये हम लोगों को इसके लिए आपको बैलेंसिंग करनी चाहिए। अब ये क्या है, एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, तो उसको बैलेंस कैसे करना है। सबसे पहले तो बैलेंस करने के लिए जितने भी तुम लोग को रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स दिए हुए उनके नाम लिख लो सबसे पहले तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले Fe है तो Fe लिख लो, ठीक है। हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है, ठीक है। Fe मतलब आयरन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इतनी चीज़ें दी हुई हैं। अब रिएक्टेंट्स वाली जगह लिख लो, है ना, ये रिएक्टेंट्स हैं एंड ये अपने प्रोडक्ट्स हैं। ये रिएक्टेंट्स हैं एंड ये अपने प्रोडक्ट साइड की वैल्यू है। तो रिएक्टेंट साइड में सबसे पहले तो Fe की कितनी वैल्यू है, देखो Fe की वैल्यू, यहाँ पे Fe की कोई वैल्यू दी नहीं है, कोई वैल्यू दी नहीं है। इसका मतलब है Fe क्या है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब
हाइड्रोजन की कितनी वैल्यू दी हुई है राइट हैंड की साइड में 2, ठीक है। ऑक्सीजन की कितनी वैल्यू दी हुई है 1, कुछ नहीं दी हुई है मतलब 1 मान लेंगे। अब प्रोडक्ट साइड में आते हैं। प्रोडक्ट साइड में Fe की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो 3 लिखा हुआ है, मतलब Fe की वैल्यू यहाँ पे 3 है, ठीक है। और एक्सीडेंट्स जो यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। और ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है 4 है, यहाँ पे ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है 4, ठीक है। तो ऑक्सीजन की वैल्यू यहाँ पे 4 हो गई। और हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है 2 ही है। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स हैं उनको इक्वल करना है प्रोडक्ट के, जो कि बड़ा आसान है। देखो अब हाइड्रोजन यहाँ पे रिएक्टेंट की साइड में भी 2 है और प्रोडक्ट साइड में भी 2 है। इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड, हाइड्रोजन बैलेंस। बट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं आयरन, आयरन जो है वो रिएक्टेंट की जगह पे 1 है, बट प्रोडक्ट्स यहाँ पे 3 है। तो अब इसको इक्वल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रिएक्टेंट की जगह पे इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो 3 से। अब जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे Fe की जगह पे 3 लिख दो रिएक्टेंट की जगह पे, ठीक है। हेंस इट इज़ वॉट बैलेंस्ड। अब यहाँ पे जो Fe है वो बैलेंस हो चुकी है, Fe बैलेंस्ड है, ठीक है। हाइड्रोजन तुम्हारा पहले से बैलेंस्ड है 2 and 2, बट ऑक्सीजन को भी बैलेंस्ड है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को भी रिएक्टेंट की जगह पे मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस होगा वो। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे, ठीक है। तो अब वो रिएक्टेंट की जगह पे क्या होगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है, 4 आ जाएगा। बट अब इससे क्या होगा, जो हाइड्रोजन है उसके पास भी 2 है, ठीक है। अब ये क्या होगा इक्वेशन 4H2O, ये इक्वेशन हो गई। अब यहाँ 4 ऑक्सीजन के पास 1 है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई विथ 1, तो ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई, ठीक है। बट 4 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, बिकॉज हाइड्रोजन भी तो है वहाँ पे, हाइड्रोजन भी तो है, H2O में हाइड्रोजन भी तो आता है, तो हाइड्रोजन की कितनी वैल्यू है 2 वैल्यू है ना। और ओवरऑल कितनी वैल्यू है 4 दी हुई है। तो अगर हम लोग 4 को हाइड्रोजन के लिए 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, वैल्यू कितनी होगी 8। इसका मतलब रिएक्टेंट्स के साइड में जो हाइड्रोजन की वैल्यू हो गई वो हो चुकी है 8। अरे एक सेकेंड, हाइड्रोजन की वैल्यू क्या हो गई है 8 हो गई है, ठीक है। अब यहाँ अगर इसकी वैल्यू 8 हो गई, रिएक्शन क्या होता है, तो प्रोडक्ट जो है वो मिल गया, है ना। अब प्रोडक्ट की जगह पे तो 2 वैल्यू है, मतलब बैलेंस नहीं है, तब इसको फिर से बैलेंस करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस हो गया अपना, है ना, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन की वैल्यू भी 4 आ गई, राइट, समझ गया, ऑक्सीजन की वैल्यू भी 4 आ गई। पर हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया ना, अब हाइड्रोजन में भी तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो अब हाइड्रोजन की प्रोडक्ट साइड में हो, प्रोडक्ट साइड के हाइड्रोजन में हो, उसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई विथ 4। जब मल्टीप्लाई विथ 4 करोगे तब ही तो ये हो जाएगा कितना 8, है ना। अब ढूंढो हाइड्रोजन कहाँ लिखा हुआ है, हाइड्रोजन कहाँ लिखा हुआ है, हाइड्रोजन ये रहा, ठीक है। हाइड्रोजन कहाँ लिखा हुआ है, हाइड्रोजन ये रहा, ठीक है। अब हाइड्रोजन में क्या आके लिखो, हाइड्रोजन में आके लिखो 4, ठीक है। हाइड्रोजन में आके लिखो 4, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इसकी वैल्यू भी 8 हो गई प्रोडक्ट की साइड में, ठीक है। इसकी वैल्यू भी 8 हो गई। अब देखो ज़रा ध्यान से, बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया, बिल्कुल बैलेंस हो गया भाई, ठीक है। आयरन की वैल्यू कितनी है, रेड की जगह पे 3 है, प्रोडक्ट की जगह पे भी 3 है। हाइड्रोजन की कितनी वैल्यू है 8 है, प्रोडक्ट की जगह पे भी 8 है, दोनों की इक्वल वैल्यू हो गया बैलेंस। ऑक्सीजन की जगह पे क्या है 4 है, वहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, दोनों बैलेंस हो गए, ठीक है। तो क्या होगा, बैलेंस हो गया। तो हैंस दिस इक्वेशन इज बैलेंस। हम अपने उसको बोल देंगे कि ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है। आ जाओ इसको आप लोग थोड़ी सी यहाँ पे देखते हैं इस तरीके से, ठीक है। यहाँ हमने देखा, जो हमने पढ़ा क्या, हाइड्रोजन की वैल्यू क्या ली गई है 2 1 3 2 1 4, ठीक है। और इसको बैलेंस किया गया LHS RHS करके, है ना। देखो अभी क्या होता है, हमने मैथ्स में पढ़ा हुआ है, मैथ्स में तुमने एक कंसेप्ट तो बिल्कुल पढ़ा हुआ है यार, ये तो हर किसी को मालूम होता है ना। LHS इज इक्वल टू RHS, वही यहाँ पे है, रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट, जब तुमको समझाया अभी, ठीक है। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पे इसको बैलेंस किया गया, ठीक है, यहाँ पे इसको बैलेंस करके बताया गया। ये तुम्हारे बुक का एग्जाम्पल है, तुम्हें चाहिए तो बुक खोल लो और देख लो, ठीक है। जो मैं तुमको समझाया सेम उसी तरह से करना है तुम लोगों को, और कोई अलग मेथड यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, ठीक है। और कोई अलग मेथड यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, जो हमने किया है इसी तरीके से यहाँ पे इसका आंसर आएगा। देखो ये रहा जो हमने निकाला, क्या 3Fe + 4H2O इज इक्वल टू Fe 3O4 + 4H2 आ गया। यही तो वैल्यू है अपनी, और ये वैल्यू आ गई।
है ना। यहाँ पे तुमको पूरा एग्जाम्पल दिया हुआ है ना। जो बुक में तुम्हारे वही सेम चीज़ मैंने साइड में डाल दी है ना। अगर तुमको पढ़ दी तो तुम लोग पढ़ सकते हो, जिसे समझा वैसे इसे प्रिपेयर करना, समझ आ गया होगा आई होप, ठीक है। बट हम लोग एक और एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देते हैं बैलेंसिंग का, बिकॉज बैलेंसिंग थोड़ी सी टफ है। देखो बैलेंसिंग को मास्टर करने के लिए ना एक बहुत अच्छा मेथड तुमको बताता हूँ। जितने भी तुम्हारे बुक के अंदर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ना बैलेंसिंग के लिए, है ना, 2 या 3 पेजेस के कुछ हैं एनसीईआरटी के अंदर, जितने भी बैलेंसिंग के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ना, सभी को अच्छे से पढ़ लो, है ना, उनको पढ़ लो। और बाकी जितने भी तुम्हारे जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं या बीच बीच में जो तुमको ब्लू कलर में हाईलाइट है ना, ब्लू कलर में हाईलाइट तुम्हारे जितने भी इक्वेशंस हैं, है ना, जितने भी तुम्हारे केमिकल रिएक्शंस हैं, उन सबको ले लो, एक नोटबुक में लिख लो, है ना, और उन सबको खुद से बैलेंस करने की ट्राई करो। भले ही वो बैलेंस हो, अगर वो बैलेंस्ड है तो ठीक है, अगर वो अनबैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, तो खुद से बैलेंस करने की ट्राई करो। बिकॉज एग्जाम में ना तो वो बैलेंसिंग का क्वेश्चन आता ही आता है, और अगर तुम्हारा बैलेंसिंग का क्वेश्चन आया ना तो डेफिनेटली वो 1 या 2 मार्क के लिए आएगा ही आएगा, और वो आपकी बुक से ही उठ के आएगा। ज़रूरी नहीं कि बुक से उठ के डायरेक्टली आ जाए, है ना, आ भी सकता है डायरेक्टली उठ के, नहीं आता है डायरेक्टली उठ के तो भी सिमिलर, है ना, सिमिलरली आएगा। तो वो सॉल्व करने का मेथड एक ही रहेगा, है ना, बस तुम्हारे इक्वेशंस थोड़े से हट गए होंगे, बाकी सॉल्व करने का मेथड एक ही रहेगा। अगर तुम जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उसकी, उतना तुम लोग को ज़्यादा वो बेटर तुम्हारा हाथ उस पर बैठेगा। हम लोग एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, है ना, जो हमने स्टार्ट में पढ़ा था ना, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, वही देख लेते हैं। अच्छा वही एग्जाम्पल देखते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब हम लोग इसको करते हैं, देखो सबसे पहले तो वीडियो पॉज करो और इसको तुम खुद से सॉल्व करने की ट्राई करो, ठीक है। इसको तुम खुद से सॉल्व करने की ट्राई करो। हर साल बैलेंसिंग का एक नया क्वेश्चन आता ही आता है बोर्ड में, मार्क कर लेना भैया, हाँ बिल्कुल सवाल आएगा, ठीक है। हम लोग अभी इसको खुद से सॉल्व करते हैं, है ना, आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। आई होप अपने वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा, और अगर आपका आंसर हमारे सिस्टम में आता है तो वेल डन यार, आपने कर लिया, ठीक है। बट ये थोड़ा ईजी सवाल है, जो तुम्हारे डिफिकल्ट सवाल है उनको बुक में मिल जाएंगे। सबसे पहले तो हम लोग को लिखना है कि कितने रिएक्टेंट्स हैं, है ना, प्रोडक्ट्स है, ठीक है। हमको पहले लिखना है ये रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट, है ना, ये एक तुम्हारा फॉर्मूला ही है, समझ लो, रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट, RHS इज इक्वल टू RHS, लिख लो पहले। जब भी तुम इसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहले तो यही रहेगा, ताकि तुम लोग को समझ में आ सके तुमको क्या करना है, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या दिए हुए हैं, Mg है ना, और ऑक्सीजन है, 2 ही चीज़ है, Mg और ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट में मैग्नीशियम की, रिएक्टेंट में मैग्नीशियम में कितनी वैल्यू है, 1, कुछ नहीं है मतलब 1 होती है, ठीक है, कुछ नहीं है तो 1 मान लेना, है ना, 1 मान लेना। सिमिलरली मैग्नीशियम की जो पावर है प्रोडक्ट के साइड में कितनी है, आओ देखते हैं। कुछ नहीं है, खाली पड़ा 1, मतलब क्या है, 1 है, मतलब क्या है, 1 है, क्या है, 1 है, ठीक है। ये क्या है, बैलेंस्ड है। हम लोग इतना जल्दी नहीं बोलेंगे, ऑक्सीजन बचा ना भाई, ऑक्सीजन बोले तो आ जाओ। ऑक्सीजन की रिएक्टेंट के साइड में, रिएक्टेंट के साइड मतलब क्या होती है, रिएक्टेंट की साइड कौन सी होती है ना। इसीलिए मैं तुम लोगों को केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है ना, इसलिए तुमको अच्छे से समझाया है मैंने, बिकॉज यहाँ पे तुम्हारा वो काम आने वाला है। तो जो इक्वल टू होता है, जो तुम्हारी इक्वल टू की साइन है ना, इक्वल टू की साइन के लेफ्ट साइड, याद कर लो, इक्वल टू की साइन के लेफ्ट साइड रिएक्टेंट, राइट साइड होते हैं प्रोडक्ट, लेफ्ट साइड रिएक्टेंट, राइट साइड प्रोडक्ट, इजी कंसेप्ट है, आराम से समझ में आएगा, ठीक है। इस तरह हम पढ़ते हैं ऑक्सीजन, तो रिएक्टेंट की साइड में ऑक्सीजन की कितनी वैल्यू है, 2, नीचे दिख रही है 2 वैल्यू है, तो निकलो भैया कितनी है, 2 है, ठीक है, 2 वैल्यू है। और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में कितनी है, प्रोडक्ट के साइड में कितनी है, प्रोडक्ट के साइड में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, ठीक है, 1 है। तो क्या ये बैलेंस है, क्या ये बैलेंस्ड है, बताओ मेरे को, बैलेंस्ड है ना, तो बैलेंस, चलो आगे बढ़ते हैं। बैलेंस्ड है, हैंस प्रूफ, सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है, बैलेंस है भाई है। अरे नहीं भाई, बैलेंस नहीं है, अगर आपको ये बैलेंस चढ़ रहा है तो बैलेंस नहीं है। ये बैलेंस कहाँ से है आप लोग बताओ, है ना, बताओ मेरे को एक बार। ये 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, मैग्नीशियम बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, कहाँ बैलेंस्ड हो गया भाई, ये तो बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करते हैं। आओ बैलेंस करने के लिए अब छोटी वैल्यू कौन सी है, ऑक्सीजन के प्रोडक्ट की साइड छोटी वैल्यू है, तो हमको उसको ही बढ़ाना पड़ेगा। तो इसको कर दो मल्टीप्लाई विथ 2, इसको कर दो मल्टीप्लाई विथ 2, तो कितना आएगा ये, 2, ठीक है। अब हमने इसको मल्टीप्लाई विथ 2 किया है, मतलब हम लोग को प्रोडक्ट की साइड में ऑक्सीजन को 2 की पावर देनी पड़ेगी, 2 की पावर देनी पड़ेगी, 2 की पावर दे दी तो उसकी पावर क्या आ जाएगी, यहाँ पे 2 की पावर, प्रोडक्ट की साइड में 2 की पावर दे दी ना, 2 की पावर, हैंस बैलेंस्ड, नहीं बैलेंस्ड, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को पावर नहीं मिली है, मैग्नीशियम को भी पावर मिली है,
बिकॉज मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो Mg वो है, पूरा का पूरा MgO है। तो अगर तो O को ऑक्सीजन को जो है 2 की पावर दे रहे हो, तो सिमिलरली वो मैग्नीशियम के साथ भी मैग्नीशियम को भी 2 की पावर मिल जाएगी। इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट के साइड में अब मैग्नीशियम की जो वैल्यू है वो भी 2 हो चुकी है। बैलेंस्ड है? नहीं बैलेंस्ड है। क्यों नहीं बैलेंस्ड है? बिकॉज रिएक्टेंट की साइड में तो मैग्नीशियम को 1 ही है ना, तो वहाँ तो बैलेंस करना पड़ेगा अपने को। तो वहाँ बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर दो 2 से। छोटी वैल्यू कौन सी थी, रिएक्टेंट वाली, तो मल्टीप्लाई कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आंसर आया, 2 × 1 = 2। ठीक है, अब बैलेंस हो गया ना। अच्छा देखते हैं। तो अभी यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में हो इज इक्वल टू लेफ्ट साइड में हो, वहाँ पे मैग्नीशियम फोटो वहाँ पे ये रहा मैग्नीशियम, है ना। मैग्नीशियम को किसकी पावर दे दो, 2 की पावर दे दो। ठीक है, अब बैलेंस्ड है, अब लग रहा है बैलेंस्ड। ठीक, अब बैलेंस है, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, बैलेंस्ड। ठीक है, बैलेंस हो गया। चलो ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। अभी यहाँ पे तुम लोग को एक छोटा सा कंसेप्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें, है ना। वाई शुड मैग्नीशियम रिबर बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। जब मैग्नीशियम रिबर जो होता है उसको पहले क्लीन क्यों करना पड़ता है ना। जब हम लोग उसको जलाते हैं तब मैग्नीशियम रिबर को अच्छे से क्लीन क्यों करना पड़ता है, उसका दिया हुआ है। व्हेन मैग्नीशियम इज केप्ट इन एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम इट गेट्स कवर्ड विद द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस लेयर रिस्ट्रिक्ट द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, देयरफॉर बिफोर बर्निंग इट इज ऑल्सो बी क्लीन्ड। अभी तुमने एग्जाम्पल पढ़ा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, हमने यही तो एग्जाम्पल पढ़ा ना, राइट। जब मैग्नीशियम को हम लोग ज़्यादा देर तक खुले आसमान में रखते हैं तो खुले आसमान में कौन सी गैस होती है भैया, ऑक्सीजन की गैस होती है ना, घूमती रहती है यहाँ पे। क्या किससे सांस लेते हो तुम लोग, ऑक्सीजन से सांस लेते हो ना, तो ऑक्सीजन घूमती रहती है। तो जब तुम लोग मैग्नीशियम रखते हो तब उस पर ऑक्सीजन आती है, स्टिक हो जाती है, तो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन हो जाता है, केमिकल रिएक्शन होता है। तो अगर हम लोग उसको बर्न करने के लिए मैग्नीशियम को, उस तरीके के मैग्नीशियम को, तो क्या वो बर्न होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मैग्नीशियम गंदा बर्न होगा, नहीं होने वाला। क्यों नहीं होगा, ऑक्सीजन है उसके ऊपर, इसलिए उसको क्लीन किया जाता है। जब हम लोग उसको क्लीन करते हैं तो ऑक्सीजन की लेयर हट जाती है, केमिकल रिएक्शन रिवर्स हो जाता है, ऑक्सीजन की लेयर हट गई तो मैग्नीशियम पूरी बर्न किया जा सकता है। ये एक एग्जाम्पल मान सकता है तुम लोग, एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ऐसा एक सवाल आता है तुम लोग एग्जाम में। ठीक है, बैलेंस में हमने अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दिया है ना। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया मैग्नीशियम की तरह, सॉरी बैलेंसिंग की वजह से। और बैलेंसिंग कंसेप्ट अच्छे से कर लेना है आप, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं। एंड और थोड़े टफ क्वेश्चन करना चाहोगे ना, थोड़े और टफ क्वेश्चन आएंगे। अगर डिमांड रही तुम्हारी तरफ से तो बिल्कुल हम लोग बैलेंसिंग के कुछ क्वेश्चन सेपरेट लेक्चर ले लेंगे, जिसमें पूरा का पूरा बैलेंस जितने भी इंसर्ट में क्वेश्चन दिए मैं सब सब करेंगे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कोरोजन रेजिडिटी खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं है ना, इसके अलावा कुछ नहीं है। और फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन है ना, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, वो सब छोटे छोटे नॉर्मल टॉपिक से है ना, उसमें कुछ नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली कितने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, है ना। केमिकल रिएक्शंस काफ़ी टाइप के होते हैं, 4 टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन से स्टार्ट करें, आ जाओ चलते। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या, नॉर्मल केमिकल रिएक्शन जो हम लोग करते हैं। नॉर्मल केमिकल रिएक्शन मतलब एग्जांपल अब तक देखते आए ना, Mg+O2 = MgO, ये हमारा यूनिवर्सल एग्जांपल होगा भैया, है ना, यही एग्जांपल है, और कोई एग्जांपल नहीं है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, इट मे बी डिफाइंड एज अ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more substances combine to form a single substance under a suitable condition is known as combination reaction. सिंपल मैग्नीशियम, अब जो हम लोग मैग्नीशियम वाला एग्जांपल लिए ना, ये पूरे चैप्टर में यही एग्जांपल देते भैया, क्योंकि तुम लोगों को ये एग्जांपल माइंड में स्टिक होगा, बार बार हमने वही बोला है। तो जब तुम लोग मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट करते हैं तब बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। हम उसको केमिकल रिएक्शन ही बोलते हैं, और हम लोग उसको एक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं, जो कि होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होता है जिसमें एक केमिकल या एक से ज़्यादा केमिकल, है ना, एक से ज़्यादा केमिकल दोनों रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। मतलब एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए तो हम लोग उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं उसको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स बाय aggressivity with water to produce स्लेट लाइन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। देखिए यहाँ पर लोगों को एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, जब लोग कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, जब लोग कैल्शियम ऑक्साइड को CaO कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है, CaOH2, है ना, CaOH2 AQ, जो कि होता है स्लिक लाइन या फिर लाइन मोटर बोलते हैं ना, लिंबाई, वही भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तब वो बनाता है क्या, स्लिक लाइन बनाता है, ठीक है, स्लिक लाइन बनाता है, विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी तुम लोग इसको कह सकते हो, या फिर सिलिक लाइन भी इसको कह सकते हो, ठीक है। अब इसमें ही ना एक छोटा सा एग्जांपल आया, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन आई है, इसको पढ़ो अच्छे से, इस लाइन को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हमने देखा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है प्रोडक्ट, है ना। अब वो क्या कर रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज कर रहा है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रही है, इसको हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक। आ जाओ, ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हमने देखा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब रिलीज कर रहा है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी के साथ मिलाया जा रहा है, तब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और उससे हीट रिलीज हो रही है। और जब हीट रिलीज हो तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ये कोई टाइप ऑफ रिएक्शन नहीं है, बस एक छोटा सा कंसेप्ट है, छोटी सी 2 लाइन का हम लोग को दिया गया। रिएक्शन विच हीट इज रिलीज अमंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये सिंपल। और जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो, मतलब जो केमिकल रिएक्शन बनाने के लिए तुम लोग को हीट देनी पड़े, मतलब गैस पर रखते से तुम लोग को चेंज करना हो ना केमिकल रिएक्शन, वो रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब होती है, मतलब वो लोग हीट लेते हैं अपने अंदर। तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। सिंपल एक में जो हीट रिलीज कर रहा है एक्सोथर्मिक, है ना। एक्सो मतलब हीट रिलीज, एक्सोथर्मिक हीट रिलीज कर रहा है ना। अब जिसमें हीट ले रहा है वो क्या है, एंडोथर्मिक, मतलब अंदर ले रहा है, एंडोथर्मिक हीट को अंदर लिया जा रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ना एंडोथर्मिक का, ठीक है, जिसमें कैल्शियम है ना और ऑक्सीजन मिलते हैं और बनाते हैं क्या, CO2, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स दिए हैं, एग्जाम्पल्स अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। बाकी बात करते हैं हम लोग, अभी आते हैं सेकेंड टाइप पे, जो कि है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा लगे उल्टा कर, जैसे हमने एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या पढ़ा, एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हो, दोनों मिले तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। डीकम्पोजिशन पूरा उल्टा है, इसमें जो सिंगल रिएक्टेंट है, इसमें एक ही सिंगल रिएक्टेंट है, और इस सिंगल रिएक्टेंट को अगर हम लोग हीट से पास करें, है ना, हीट दे इसको, मतलब इंडोथर्मिक हीट एब्जॉर्ब कर रहे, अगर इनको हीट से पास किया जाए तो इन रिएक्शंस के जो प्रोडक्ट जो होते हैं वो एक या एक से ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, अ रिएक्शन इन विच a compound splits into 2 or more rare substance is called as a decomposition reaction। सिंपल, समझ में आ गया। आ जाओ, जैसे कि यहाँ पे फेरस सल्फेट है, FeSO4, फेरस सल्फेट जो होता है, इसको हीट से पास ऑन किया गया, इसको हीट दी गई, और फिर क्या हुआ, देखो इसमें क्या क्या चीज़ है, Fe है और SO4 है, Fe और SO4 है ना, और ये क्या है, एक फेरस सल्फेट है, FeSO4 है, हीट पास ऑन करी गई, मतलब Fe और SO4 दोनों अलग अलग हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो क्या होता है यहाँ पे, फेरिक ऑक्साइड हो जाता है ना, और सल्फेट अलग हो जाता है ना, 2 सल्फेट्स बनते हैं, SO2 एंड प्लस SO3, क्या SO2 प्लस SO3, ठीक है। तो यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, एक रिएक्टेंट है, हीट से पास किया गया, यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स बने, कौन कौन से, फेरिक ऑक्साइड, SO2, SO3, ठीक है। हाँ, ये जो उसके आगे सिंबल दिया है ना, इनको ही हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं, राइट। बट यहाँ पे तुम्हारे दिमाग में एक बात आ रही थी कि यहाँ पे हर एक केमिकल रिएक्शन के आगे जो ये सिंबल दिया हुआ है, जो केमिकल इक्वेशन है, हम भी जानते हैं केमिकल इक्वेशन, भैया आपने बताया केमिकल इक्वेशन है, बट ये GSL है क्या, हमने स्टेट पढ़े ना, लिक्विड, सॉलिड, गैस, ये तो पढ़ी हुई तुमने 9th में। तो जो गैस होती है वो G से स्टार्ट होती है, तो ये गैस है, ठीक है, दोनों चीज़ें गैस है, इसलिए यहाँ पे G आया हुआ है ना। ये चीज़ क्या है, ये चीज़ सॉलिड है, इसलिए यहाँ पे S आया हुआ है, ठीक है। अब जो चीज़ लिक्विड होगी, इसी की वाटर, तो उसमें L आएगा आगे, बिकॉज वो वाटर है, लिक्विड है, राइट। अब उसी वाटर को जब केमिकल रिएक्शन, मतलब उसको कोल्डनेस दी जाए और उसको आइस बनाया जाए, तो आइस क्या है, एक सॉलिड है, तो उसको आइस लिख देंगे, सॉलिड, सिंपल, यही करना है और कुछ नहीं। एक और एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है उसको भी हीट से प्रोसेस किया जाता है। सबसे पहली चीज़ तो जब भी केमिकल रिएक्शन होता है, देखो जब भी केमिकल रिएक्शन होगा ना, तब एक या एक से ज़्यादा एक रिएक्टेंट्स हो सकते हैं, तभी केमिकल रिएक्शन हो सकता है। ऐसी बात नहीं कि केमिकल रिएक्शन जो है एक सिंगल रिएक्टेंट से नहीं होता, डिकम्पोजिशन इज अ वेरी ग्रेट एग्जांपल फॉर इट। बट जब भी कोई चीज़ होती है, जैसे कहते तुम कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो उसमें तुम लोगों को एक या 2 लोगों को या अपने दोस्तों की जरूरत पड़ती है, राइट, है ना, 2-3 दोस्तों की जरूरत पड़ती है, तभी तो तुम बना पाओगे उसको। एक सिंगल इंसान थोड़े बना सकते हो उसको, प्रोडक्ट को नहीं बना सकता, उसको किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी ना। सिमिलरली अगर एक ही रिएक्टेंट है, जैसे डिकम्पोजिशन में एक ही रिएक्टेंट है, तो उसको 100% तुमको किसी ना किसी चीज़ से परफॉर्म करना होगा,
तभी वो एक प्रोडक्ट बनाएगा। सिंपल, जैसे कि यहाँ पे देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में देखा कि एक सिंगल रिएक्टेंट है, और अगर सिंगल रिएक्टेंट हीट से परफॉर्म किया है तभी ही उसका प्रोडक्ट बनेगा। अगर एक सिंगल रिएक्टेंट ऐसे ही बैठा हुआ है ना, तो ऐसे ही बैठे बैठे उसका प्रोडक्ट बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। ऐसे बैठे बैठे उसका केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, है ना। उसको किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी ना, है ना। अगर जब हम लोग उसको हीट देंगे तब वो सेपरेट होकर प्रोडक्ट बनाएगा, समझ गए। बट कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम लोग दो केमिकल्स को मिला देते हैं, है ना। इसलिए मतलब यहाँ पे एक दोस्त है, दूसरा दोस्त है, दोनों दोस्त ने मिलकर एक मेहनत करी और बनाया एक प्रोजेक्ट, ठीक है। स्कूल की प्रोजेक्ट बात करें, ठीक है, तो स्कूल का प्रोजेक्ट बना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें जो दो लोग एक साथ काम कर रहे हैं, दो दोस्त है, दो से तीन दोस्त एक साथ काम करके एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है। बट एक अकेला दोस्त कुछ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। उसे किसी चीज़ की जरूरत तो पड़ेगी, किसी चीज़ की नीड तो है, बट डिकम्पोजिशन रिएक्शन में किसी चीज़ की नीड नहीं होती, है ना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कुछ नहीं होता, एक ही सिंगल इंसान होता है। अब वो सिंगल इंसान या सिंगल रिएक्टेंट हम लोग कह सकते हो, जब उसे हम लोग हीट से पास ऑन करते हैं तब वो बनता है क्या, प्रोडक्ट बनाता है। एक सिंगल रिएक्टेंट को ऐसे ही रखोगे, है ना, ऐसे ही रखोगे तो क्या वो अपने आप प्रोडक्ट बना देगा, नहीं बनाएगा। जब उसको हीट दोगे फिर चीज़ से रिएक्ट करवाओगे तभी तो वो प्रोडक्ट बनाएगा। वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे आपने इसका एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। ये है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में से बात हुई है, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा नहीं है, एक और छोटी सी चीज़ है इसके अंदर जो कि कहते हैं हम लोग उसको थर्मल डिकम्पोजिशन। ये डिकम्पोजिशन के अंदर ही है, एंड व्हेन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। मतलब देखो जो भी डिकम्पोजिशन है, या तो डिकम्पोजिशन हीट पास ऑन होने से हो सकता है, या तो कोल्डनेस पास ऑन होने से हो सकता है। जब भी तुम एक पानी ले रहे हो, वाटर H2O को तुम लोग ठंडा कर रहे हो, पानी को ठंडा कर रहे हो, तो क्या बना रहे हो, बर्फ बना रहे हो, आइस बना रहे हो, है ना। तो ये भी क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बट डिकम्पोजिशन रिएक्शन जरूरी नहीं है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर तुम्हारा बन रहा है तो उसमें तुमको हीट ही पास ऑन करनी है हर बात, नहीं। किसी टाइम तुम सनलाइट पास ऑन करते हो, है ना, जैसे अब तुम लोगों को एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो अब हम इसमें थर्मल डिकम्पोजिशन में कहा गया है कि जिस भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, है ना, तुम लोग हीट पास ऑन करते हो, हीटिंग होती है ना, रिएक्टेंट्स की हीटिंग होती है, उसको हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। Right, silver chloride turns gray in sunlight. This is due to the decomposition of silver chloride into silver and chlorine into light. ठीक है, ये तुमको एग्जांपल दिया हुआ है, ये तुम लोग पढ़ लेना अच्छे से। बाकी हम बात करते हैं तीसरे हमारे रिएक्शन की, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें होता है भेदभाव, है ना, इसमें होता है भेदभाव। अब तुम्हें एक चीज़ नोटिस करोगे, अगर तुम लोग तीन दोस्तों का ग्रुप है ना, तीन दोस्तों का ग्रुप है, तो हमेशा एक दोस्त ऐसा होगा, है ना, जिसकी हमेशा ली जाएगी, एक दोस्त ऐसा होगा जिसकी हमेशा ली जाएगी, है ना। दो दोस्त मिलेंगे एक साथ, है ना, भाई इसकी लेते हैं, दो दोस्त मिल जाएंगे, इसकी ले लेंगे, है ना, तीसरे बंदे की लेने लग जाएंगे, तो दो दोस्त हैं तीसरी बंदे की मस्ती ले लेते हैं। तो इसको ही हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नॉर्मल भाषा में कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे समझा दो, देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। जैसे अगर तुम लोग तीन दोस्त हो, है ना, उसमें एक दोस्त ऐसा है जो कि थोड़ा सा शांत है ना, थोड़ा शांत है ना, थोड़ा कमज़ोर है ना, मतलब ज़्यादा मस्ती नहीं कर सकता, ऐसा दोस्त है। तो इस ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जो बाकी के दो दोस्त होते हैं जो कि डोमिनेंट दोस्त होता है, ये लोग ज़्यादा किससे दोस्त की मजे लेने लग जाते हैं। तो इसको ही हम लोग कहते हैं सिंपल भाषा में, केमिस्ट्री की भाषा में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसा होगा, जिसमें जो मोर रिएक्टिव, मोर वाइग्रस और मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। इसको ही हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है, जब हम लोग आयन को आयन को कॉपर सब्स्टिट्यूट में आते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, जो है कॉपर हट जाता है और आयन जो है कॉपर की जगह ले लेता है और आयन सल्फेट बना करके कॉपर को अलग कर देता है। एक एग्जांपल समझाता हूँ बताओ, ठीक है। तुम्हें तीन दोस्तों, ठीक है, मैं तुमको तीन दोस्त का एग्जांपल लेते हैं, ए प्लस बी एंड सी मान के चलते हैं, ठीक है। बी ए सी, एक दोस्त है जो एकदम शाई है, छोटा सा मोटा सा दोस्त है, ठीक है, छोटा मोटा सा एकदम शाई दोस्त है ना। और दो दोस्त ऐसे हैं जो कि बहुत डोमिनेंट है ना, एकदम मतलब खतरनाक गुंडे बदमाश लोग हैं, ठीक है। दो दोस्त एकदम बदमाश लोग हैं और एक थोड़ा सा चुप बैठने वाला दोस्त, ठीक है। ऐसे तीन दोस्त मान के चलते हैं। तो यहाँ पे ए जो दोस्त है, ए जो है वो एकदम खतरनाक बदमाश है ना। बी जो है वो थोड़ा सा शांत है, एंड सी जो है वो एवरेज है भाई, है ना, कभी कभार बदमाशी कर लेते हैं। तो अब हम लोग अगर इन तीन दोस्तों को लें, इसमें बदमाश अलग है ना, और शाई और एवरेज वाला बंदा दोनों साथ है, ठीक है। अब अगर हम लोग इनको केमिकल रिएक्शन करवा दें, है ना, इनका केमिकल रिएक्शन करवा दें, तो कैसे होएगा ना, इनका केमिकल रिएक्शन में क्या होएगा, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, बताओ जल्दी में बताओ, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका प्रोडक्ट बनेगा ए बी प्लस
सॉरी, ए सी प्लस बी है, ए सी प्लस बी, ए सी प्लस बी क्या होगा? अरे रुक जाओ, क्या बनेगा? ए सी प्लस बी। अब क्यों बना ऐसा ए सी प्लस बी, समझाता हूँ। अब जो ए है ना, ए डोमिनेंट है ना, ए डोमिनेंट है। एक दिन है ना, बी और सी जो है ए के मजे ले रहे थे, है ना। ए तो बदमाश है, बट बी और सी ए के मजे ले रहे थे। अब इसमें क्या होगा, जो बी है वो थोड़ा शाई है, तो अब इसमें क्या होगा, हम कहते जब दोनों मजे ले रहे थे, है ना, अचानक से है ना, इस देखो अगर हम लोग एक तीसरे दोस्त से मजे ले रहे होते हैं, है ना, तो अचानक पता नहीं चलता कि अब दूसरा दोस्त पहले दोस्त का मिल गया जिसके मजे ले रहे थे, और वो दोनों दोस्त मिल करके तीसरे दोस्त के मजे लेने लग जाते हैं। ठीक है, हमने देखा ही है ना, ये तो हमारे सारे ग्रुपों में होता है ना। जैसे कि अगर हम लोग तीसरे दोस्त की मजे ले रहे हैं, है ना, पहला और दूसरा दोस्त तीसरे दोस्त के मजे ले रहा है, तो अचानक से जो पहला दोस्त है वो दूसरे दोस्त को छोड़ के तीसरे दोस्त का मिल जाता है, पता नहीं चलता, और दूसरे दोस्त के मजे लेने लग जाते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। तो इस इधर वही सेम सिचुएशन हुई है। जो ए है ना, ए है, ए के मजे ले रहे थे कौन? बी और सी। एक दिन, है ना, एक दिन बी और सी ए के मजे ले रहे थे। अब इसमें क्या होगा, बी और सी जब मजे ले रहे थे ए के, तब अचानक से सी ने जो है बी को धोखा दे दिया। सी ने बी को धोखा दे दिया। सी बोला भाई इसको धोखा देते, है ना, मतलब सी ने अब सोचा कि ए के मजे बहुत हो गए भाई, अब इसको हटते हैं और ए के साथ मिल जाते हैं। तो क्या हो गया, अब जो है सी जो है ए के साथ मिल गया, है ना, और बी बेचारा अकेला रह गया, है ना। अब ए और सी बी के मजे ले रहे। ठीक है, यही सेम होता है केमिकल रिएक्शन, यही सेम हुआ है। देखो इसको तुम लोग, अब मैं तुमको केमिकल रिएक्शन के हिसाब से समझाता हूँ, है ना। आई होप तुम लोग को ऐसे एग्जाम्पल समझना आया होगा, बिल्कुल आया होगा भाई। ऐसे सब दोस्त होते हैं, है ना, ये सारे दोस्त हरामी होते हैं भाई, सब हरामी होते हैं ना। सबसे पहले तो देखो, हाँ तुम लोग को एग्जाम्पल दिया हुआ है आयरन का। ठीक है, आयरन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, तुम कहा क्या आयरन है, जब उसको तुमने कॉपर सल्फेट का मिलाया, कॉपर सल्फेट, आयन को कॉपर सल्फेट का मिलाया, तो इसमें क्या होगा पता है, जब तुम चैप्टर नंबर 3 में, है ना, चैप्टर नंबर 3 में जब तुम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि क्या होता है ये सारी चीज़ें, है ना। ये चीज़ें तुमको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। और तुमको अगर मैं अभी बता दूँ, अभी पीरियोडिक टेबल के हिसाब से जो आयन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू कॉपर। ठीक है, ज़्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू कॉपर। मतलब क्या हुआ, आयन यहाँ पे जो है, आयन हमारा ए दोस्त है ना, और कॉपर हमारा बी दोस्त है, एंड सल्फेट हमारा सी दोस्त है ना। अब जब इन लोगों के बीच में मस्ती हो रही थी, मतलब मस्ती मतलब केमिकल रिएक्शन जब होता है इन लोगों के बीच में, जब केमिकल रिएक्शन होता था, तब क्या हुआ, सी ने बी का साथ छोड़ दिया, सी मिल गया ए के साथ, मतलब क्या बना, आयन सल्फेट। मतलब जब केमिकल रिएक्शन हुआ तब आयन सल्फेट बना, और बेचारे हमारे कॉपर को अलग छोड़ दिया गया, बेचारे हमारे कॉपर को धोखा दे दिया गया। क्यों? बिकॉज कॉपर थोड़ा शाई था, बट ए तो बदमाश था, है ना। ए और सी तो बदमाश थे, दोनों मिल गए और बी के वजह लेने लग गए, तो बी को क्या हो गया, बी अलग हो गया, बी अकेला हो गया। ठीक है, मतलब कॉपर अकेला हो गया, है ना। जब कॉपर सल्फेट आयन के साथ रिएक्ट हुआ, तब क्या हुआ, कॉपर जो है ज़्यादा डोमिनेंट नहीं था, ज़्यादा जो है रिएक्टिव नहीं था कंपेयर टू आयन, बट आयन बहुत रिएक्टिव था, तो उसकी क्या कर दिया, कॉपर को हटा दिया वहाँ से, है ना। कॉपर सल्फेट के साथ कॉपर को हटा दिया और आयन ने कॉपर की जगह ले ली। अब क्या बन गया, कॉपर अलग हो गया और आयन सल्फेट बन गया। यहाँ पे तुमको एग्जांपल दिया हुआ है ना, ये रहा तुम्हारा आयन। ठीक है, ये तुम्हारा फ्रेश आयन था, फ्रेश। ठीक है, फ्रेश आयन नेल थी। बट जब हमने यहाँ पे आयन नेल को इस केमिकल रिएक्शन में, जो कि कॉपर सल्फेट का केमिकल रिएक्शन था, है ना, कॉपर सल्फेट का लिक्विड था, है ना, उसमें जैसे हमने इसको डाल दिया, है ना, किसको डाल दिया हमने, इस नेल को डाल दिया, है ना। ये तुम लोगों को केमिस्ट्री लैब में कराया है ना, हमारे स्कूल में नहीं कराया जा रहा है तो बोलो टीचर को, मैं हमें कराने का है ना। जब तुम्हें ये नेल इस रिएक्शन में डालेंगे, तब इस रिएक्शन में डालने के बाद देखो, ये रिएक्शन था तुम्हारा कॉपर सल्फेट का, एकदम कैसा है, ब्लू है ना, एकदम ब्लू है। जब इसके अंदर ये आयन नेल डाली जाएगी इस रिएक्शन के अंदर, है ना, इस रिएक्शन के अंदर, तब क्या होएगा, तब ये जो है ब्लू कलर कुछ इस तरीके का लाइटिश ब्लू कलर हो जाएगा, इस तरीके का लाइटिश ब्लू कलर हो जाएगा। और जब हम लोग आयन नेल को बाहर निकालेंगे तो वो ऐसी हो जाएगी। क्यों ऐसी हो जाएगी? बिकॉज सल्फेट चिपक गया, उसको सल्फेट चिपक गया और इस लिक्विड से सल्फेट हट गया। मतलब क्या बचा यहाँ पे, खाली कॉपर बचा। समझ में आ गया? हाँ, समझ में आ गया होगा, आई होप, है ना, बहुत अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, तो हम लोग इसको ही कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे तुम लोग कुछ एग्जांपल्स और दिए हैं, कॉपर सल्फेट एंड जिंक सल्फेट के, लीड क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड के, है ना। तुमको डिस्क्रिप्शन में इसी PDF की लिंक मिल जाएगी, बहुत अच्छी PDF है,
सब कुछ डिटेल में है। एनसीईआरटी को तुम एक बार बस पढ़ लेना, इसको अच्छे से पढ़ लोगे, ठीक ना रहा तुम्हारा टेस्ट, ठीक है। बहुत मेहनत से बनाएंगे, भाई पढ़ लेना यार एक बार, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके ठीक है, मजा कर रहे थे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तुमने क्या पढ़ा, ठीक, एक रिएक्टेंट था, ठीक है, वो सॉरी दो रिएक्टर थे, मतलब आयन था और कॉपर सल्फेट था, दोनों जब मिले तब क्या हुआ, आयन सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गया, ठीक है, आई माई राइट। बट इसमें क्या था, सिर्फ आयन नहीं थी और कॉपर सल्फेट मतलब दो चीज़ है, कॉपर एंड सल्फेट दोनों है, तो कॉपर सल्फेट, आयन सिर्फ अकेला, ठीक है। अब यहाँ पे इनका रिएक्शन हुआ, इसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, दो रिएक्शंस होते हैं एंड दो रिएक्शंस होते हैं, मतलब दो रिएक्टेंट होते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट है वैसे यहाँ पे भी आयन से एक और चीज़ भी होगी। एग्जाम्पल समझाओगे, देखो, दिस रिएक्शंस इन विच दो कंपाउंड्स होते हैं रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन्स टू फॉर्म इनटू न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू कंपाउंड्स are called double displacement. In double displacement reaction, the positive ions exchange negative partners. A double displacement reaction is represented by a general equation. यहाँ पे तुमको अच्छे से एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए बी है ना, एग्जाम्पल दिया हुआ है अच्छा सा, देखो ए बी क्या होता है, ए बी प्लस सी डी, इसको हम जब केमिकल रिएक्शन करते हैं तो ए डी प्लस सी बी हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा मैथमेटिकली आया हुआ है ना, मैथमेटिकली आया हुआ है। जैसे देखो ए एन बी है, ए एन बी को हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, देखो ए एन बी का एग्जांपल यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, जैसे सोडियम सल्फेट है, बेरिलियम क्लोराइड है, फिर क्या बना इनका रिएक्शन होने का, बेरिलियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। भैया ऐसे कैसे होगा, देखो ऐसे ही से हुआ बिकॉज यहाँ पे जो है सॉलिड आयन सॉरी पॉजिटिव आयन्स जो है नेगेटिव आयन्स का करके हटा दिया, नेगेटिव आयन्स को वहाँ से हटा दिया और पॉजिटिव आयन्स ने वो जगह ले ली, मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो जगह ले लिया आप यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे ए एन बी मान के चलते हैं क्या है, सोडियम सल्फेट है ना, तब सोडियम सल्फेट था, तो सोडियम एंड सल्फेट, हमने पहले एग्जाम्पल में क्या पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट में, आयन उसके साथ था कॉपर सल्फेट, है ना, आयन अकेला, कॉपर एंड सल्फेट दो चीज़ें, कॉपर सल्फेट, ठीक है, एंड आयन। तो अब हमने यहाँ पे क्या पढ़ रहा है, सोडियम सल्फेट, सोडियम एंड सल्फेट दो चीज़ें हैं, सोडियम एंड सल्फेट, उसके साथ है बेरिलियम एंड क्लोराइड, तो बेरिलियम क्लोराइड, सोडियम एंड सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ठीक है। तो ये यहाँ पे रिएक्टेंट्स है, जब इनका हम लोग केमिकल रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे देखो केमिकल रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे क्या था, सोडियम था, ठीक है, सोडियम था मतलब Na था, ठीक है, SO4 था, हम इसको रफ ले रहे हैं, NaSO4 था, एंड बेरिलियम क्लोराइड मतलब Ba था एंड Cl2 था, ठीक है। अब यहाँ पे जो N है और SO4 था दोनों साथ थे, ठीक है, Ba और Cl2 ये दोनों साथ थे, बट जब रिएक्शन हुआ तब क्या हुआ, बेरिलियम जो था है ना वो सल्फेट से चला गया, मतलब इसके साथ सॉरी बेरिलियम सल्फेट से चला गया और सोडियम क्लोराइड के साथ आ गया, ठीक है। क्यों हुआ ऐसा, बिकॉज सोडियम और बेरिलियम को जब हम लोग जो है रिएक्शन देखें तो बेरिलियम जो है पॉजिटिव आयन है और सोडियम नेगेटिव आयन था कंपेयर टू बेरिलियम, तो क्या हुआ, बेरिलियम ने सोडियम को हटा दिया और बेरिलियम ने सोडियम की जगह ले ली जो कि थी बेरिलियम सल्फेट, ठीक है। यही एग्जाम्पल था इसका, बहुत आसान सा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तुम लोग को एक एक्टिविटी दी हुई है, छोटी सी एक्टिविटी है ना, छोटी सी एक्टिविटी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, इसको एक बार पढ़ लेना, बहुत आसान है, एक बार तुम PDF से जाकर पढ़ दोगे ना तो समझ में आएगी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, अब हमने चारों रिएक्शंस पढ़ लिए, ठीक है, हमने चारों रिएक्शंस पढ़े, बहुत अच्छे से बता दी। अब बढ़ते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन रिलेशन इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइज्ड, बट जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन यूज करता है तो उसको कहता है रिड्यूस। सिंपल सा बनता है, देखो सिंपल सा बनता है, कोई रिएक्शन में जब ऑक्सीजन जो है गेन हो रहा होगा, मतलब ऑक्सीजन आ रहा होगा, है ना, किसी रिएक्शन में जब ऑक्सीजन मिल रहा होगा, जैसे हमने Mg और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब मिलाया मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, एंड इसमें क्या हो रहा है, इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड को ऑक्सीजन मिल रहा है, मतलब क्या है, वो ऑक्सीडाइज्ड है, क्या है, वो ऑक्सीडाइज्ड। अब जिस रिएक्शन में हम लोग ऑक्सीजन को छोड़ रहे हैं, जिसमें हम लोग ऑक्सीजन को जाने दे रहे हैं, ऑक्सीजन को छोड़ रहे हैं, मतलब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा बना उसमें जब हमने 3 पेपर लगाया, मैं जब हमने एग्जाम्पल पढ़ा 3 पेपर लगाया उसको बर्न करने के लिए मैग्नीशियम को, तो हमने इसको क्लीन पेपर से क्लीन करा, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्लीन करा तो क्या हुआ, ऑक्सीजन हट गया, तो क्या हो गया, वो रिड्यूस्ड। समझ गए, देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, CuO है ना, जिसमें ऑक्सीजन है प्लस हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है नॉन हाइड्रोजन है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, हीट पास ऑन करेगी,
है ना, हीट पास ऑन करेगी। हीट पास ऑन करेगी मतलब यहाँ पे जो सी, इसको थोड़ा मैं एग्जाम्पल अच्छे समझाता हूँ, देखो यहाँ पे, ठीक है, ये सी यू होता है ना, सी यू होता, ठीक है, और प्लस उसके साथ क्या था, हाइड्रोजन था। बट जब हीट पास ऑन करेगी, जब हीट पास ऑन करेगी तब सी यू ऐसे ही रह गया, है ना, H2O बन गया। H2O बन गया मतलब ऑक्सीजन तो था, है ना, उसने हाइड्रोजन की जगह ले ली, ठीक है, हाइड्रोजन की जगह ले ली, हाइड्रोजन के साथ चला गया, एंड यहाँ पे सी यू का उसने जो है कैप्चर दिया, साथ छोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल रहा है, तो क्या हो गया, वो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल रहा है, इसलिए वो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। वहीं पे CuO को क्या हो रहा है, CuO को ऑक्सीजन जा रहा है, CuO के पास से ऑक्सीजन जा रहा है, तो क्या हो गया, वो रिडक्शन हो गया, ठीक है, रिडक्शन हो गया। सिंपल, बहुत अच्छा, अच्छे से आसान से समझ में आएगा तुम लोगों को। देखिए, जैसे मैं तुम लोगों को एक थोड़ा रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मानो यहाँ पे A और B दोस्त हैं और एक C दोस्त, ठीक है, A और B दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र है ना, घनिष्ठ मित्र मतलब बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। और जो C है वो अकेला है, वो तो A और B को जानता है, वो A और B को जानता नहीं, बट A और B बहुत दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं, है ना, बहुत एकदम सच्चे दोस्त हैं, एकदम सच्चे दोस्त हैं, वैसे दोस्त हैं। और C जो है इन दोनों को जानता नहीं है, ठीक है। बट एक दिन क्या होता है, C जो है B से मिलता है, ठीक है, C B से मिलता है। अब C और B के बीच में ना बहुत अच्छी फ्रेंडशिप बन जाती है ना। अब यहाँ पे मेल एंड फीमेल आप मान लो कोई भी हो सकता है ना, P और C, मैं नहीं कह रहा कुछ, है ना, बट A B और C के अंदर बहुत अच्छी दोस्ती बन जाती है ना। और धीरे धीरे जो है, धीरे धीरे B जो है A से अलग होने लग जाता है, अलग होता है, ठीक है, B जो है A से अलग होता है और वो C से अट्रैक्ट हो रहा होता है, बिकॉज उसको C की तरफ मज़ा आ रही है ना, उसको A से मज़ा नहीं आ रही। ये ज़िंदगी का उसूल है भाई, है ना, हर एक इंसान के साथ एक लिमिटेड टाइम तक रहता है, तो ना उस तरह उसे छोड़ ही देना होता है, जिस उसने तुम्हें छोड़ दिया, ठीक है। उसी तरीके से क्या होता है, B जो है वो C की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता है, पर वो A से थोड़ा इंटरेस्ट हटा रहा होता है। तो A कहता है कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो, है ना, हम इतने दोस्त हैं, हम इतने पुराने दोस्त, हम इतने क्लोज फ्रेंड्स हैं, अब तुम हमें छोड़ कर के C के पास क्यों जा रहे हो, क्या है C के अंदर। वो कहते हैं C मेरी जान, B कहता है C मेरी जान है। तो इसमें क्या होता है, इसमें A जो है अकेला रह जाता है ना, और B धीरे धीरे C के पास चली जाती है और पूरी तरीके से C के साथ भाग जाती है। मतलब A यहाँ पे अब क्या होगा, अकेला हो गया, ठीक है, A अकेला हो गया और C और B दोनों मिल गए, C और B दोनों मिल गए। और इसको किससे पास ऑन करा गया है, इसको पास ऑन करा गया है लाइफ से। बस यही तो लाइफ है, यही तो लाइफ है ना। केमिकल रिएक्शन में हीट से पास ऑन करा गया था, बट हमारे एग्जाम्पल में लाइफ से पसंद कराई है, उस लाइफ ही तो ऐसी है, लाइन तो ऐसी है। अब जो A और B दो इतने पुराने दोस्त थे, है ना, C एक नए इंसान के आने की वजह से, एक थर्ड इंसान के आने की वजह से B जो है C के साथ चला गया और अपनी पुरानी दोस्ती को जाकर दिया, तोड़ दिया। अब यहाँ पे A अकेला रह गया और B और C दोनों साथ रह गए। तो अब यहाँ पे B क्या है, केमिकल रिएक्शन के हिसाब से देख लो, B क्या है, इक्वेशन के हिसाब से देख लो, एग्जाम्पल के हिसाब से पढ़ रहा हो तुम लोगों को मैं भाई, इतनी भावनाओं में मत बहो, है ना। B क्या है, B इज नथिंग बट B इज एन ऑक्सीजन हियर, B ऑक्सीजन है, B ऑक्सीजन है, B ऑक्सीजन है। तो A एंड B क्या था, है ना, A ने क्या करा, A ने P को खो दिया, मतलब रेड्यूस्ड क्या हुआ, रिडक्शन हो गया। A का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, भाई तो मेरे को छोड़ के चला गया, P मेरे को छोड़ के चला गया, तो क्या हो गया, यहाँ पे रिडक्शन हो गया, उसके पास से जा रहा है, उसका रिडक्शन हो रहा है, उसका नुकसान हो रहा है, A का नुकसान हो रहा है। बट C जो कि अकेला था, उसका कोई दोस्त नहीं था, उसने A के पास से B को चुरा लिया, तो उसको क्या हो रहा है, उसको गेन हो रहा है, उसके पास आ रहा है, कोई तो आ रहा है, कौन आ रहा है, A B आ रहा है। तो क्या हो रहा है, C का क्या हो रहा है, C का हो रहा है ऑक्सीडेशन, C का हो रहा है ऑक्सीडेशन, बिकॉज उसके पास आ रहा है, B आ रहा है, और B क्या है हमारा, B ऑक्सीजन है, B ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन आ रहा है, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और A के पास कहने जा रहा है, तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। बढ़िया, चलो समझ गए। चलिए चलिए ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कोरोजन एंड रेंसिडिटी का। कोरोजन एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कोरोजन मतलब देखो, है ना, तुम्हारे घर में नोखी लिखलियाँ होंगी, है ना, आयरन नेल्स। अरे देखो यार, एग्जाम्पल दिख रहा होगा तुमको, यहाँ पे इमेज दिख रही है इतनी बड़ी सी यार, लोगों को ऐसी आयरन नेल्स तो तुम्हारे घर में। अब इन आयरन नेल्स को ना कुछ देर के लिए, या कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए बाहर निकाल कर खुली जगह पर रख दो, खुली जगह पर रख दो, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उससे जंग लग जाएगी। अरे उसी को तो कोरोजन कहते हैं मेरी जान, उसको तो कोरोजन कहते हैं। व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट्स
सच एज मॉइस्चर, एसिड एक्सेट्रा, इट इज करोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड करोजन। अगर तुमने इसे हवा में रख दिया है ना, आयरन ने उसको, तो ज़रूरी थोड़ी उस पर ऑक्सीजन लगने वाला है। ऑक्सीजन थोड़ी है इस एटमोसफियर पे, कार्बन डाइऑक्साइड भी तो है, मॉइस्चर भी तो है, साथ में एसिड्स भी तो है। अब इनके साथ क्या हो जाएगा, उसका रिएक्शन हो जाएगा, है ना, रिएक्ट हो जाएगा, दोनों मिल जाएंगे, है ना। जब तुम किसी बंद जगह से आयरन नेल्स को निकाल देके खुली जगह पर रख दोगे, तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा। आजू बाजू में इतनी सारी चीज़ें हैं, मॉइस्चर है, एसिड्स है, तो तुम्हारी गैसेस हैं इतनी सारी, उनसे अट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन बनाएगा। तो क्या होएगा, केमिकल रिएक्शन बनाने से वो करोड हो जाएगा, मतलब उस पर क्या लग जाएगी, जंग लग जाएगी। क्या लग जाएगी, जंग लग जाएगी। और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कोरोजन। क्या कहते हैं, कोरोजन, ठीक है। And black coating on a silver and the green coating on the copper are the examples of corrosion, ठीक है। तुमने कॉपर को भी देखा होगा, है ना, कॉपर को भी जब तुम लोग रखोगे बहुत ज़्यादा तक, तो उस पर ग्रीन कलर की, हाईलाइटेड ग्रीन कलर की कोई कोटिंग आती, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, कोरोजन। जैसे तुम लोग ब्रेड रखते हो, है ना, ब्रेड वाला तो एग्जाम्पल में आगे बना है, सॉरी सर। ठीक है, कोरोजन में क्या, रैंसिडिटी का मतलब है, जैसे हमने कोरोजन पढ़ा, तो आयरन नेल्स जो होते हैं, है ना, आयरन नेल्स जो होते हैं, वो अगर उसे तुम बाहर ज़्यादा देर तक रखते हो तो उस पर लग जाती है जंग। सेम गोस टू रैंसिडिटी मतलब व्हेन फैट्स ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रैंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस। मतलब फैट्स एंड ऑयल ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीजन आ रहा है या ऑक्सीजन आ रहा है, जब ऑक्सीजन आ रहा है तो क्या होता है, वो रिएक्ट हो जाएगा ऑक्सीजन से, और क्या हो जाएगा, वो रैंसिड हो जाएंगे एंड उनका स्मेल बहुत ख़राब हो जाएगा और टेस्ट चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर तुम्हारी मम्मी, है ना, मार्केट से टमाटर लेके आ रही है, टमाटर, है ना, उन टमाटरों को क्या करते हैं, सबसे पहले लाने के बाद डायरेक्टली फ्रिज में रख देते हैं। बाहर रखते हैं, नहीं रखते, क्यों नहीं रखते, पूछा करो कभी, कोई रखते तो क्या बोलेंगे, अरे बेटा ख़राब हो जाएंगे, वो बाहर रखेंगे तो ख़राब हो जाएंगे, इसलिए फ्रिज में रखते हैं। अब फ्रिज में भी ज़्यादा देर तक रखते हैं, ज़्यादा दिन तक रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता 2 हफ्ता, वापस जाते हैं, लेके आते हैं मार्केट से, राइट। क्यों रखते हैं, क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि वो उसमें जो है जंग तरीके से, सॉरी उसमें जो है अलग तरीके की बास, है ना, बदबू आने लग जाएगी, है ना, और वो एकदम उसका है ना, एकदम देखो टमाटर ऐसे होंगे, धीरे धीरे ऐसे हो जाएंगे, एकदम ही फिर ख़राब हो जाएंगे भैया। एंड तुमको एक एक्सपेरिमेंट करना ना, तो टमाटर लेके आओ, है ना, तुमको अगर जल्दी चाहिए तो टमाटर लेके आओ और बाहर रखो, फ्रिज के बाहर रखो, है ना, 1-2 दिन में देखना उसकी हालत इस तरह हो जाएगी, फिर उसके बाद इस तरह हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट हो रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्ट होएगा तो वहाँ पे एक रिएक्शन बनेगा। क्या बनेगा, रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन खरीद रहा है, ऑक्सीजन ले है ना वो, इसलिए ऑक्सीड हो जाएगा, है ना। तो हेंस क्या हो जाएगा, वो रैंसिड हो जाएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं रैंसिडिटी, ठीक है, रैंसिडिटी। अब अक्सर लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। एक और एग्जांपल तुम्हारे मेरे पास इसके लिए, जब तुम लोग चिप्स का पैकेट ले आते हो, 5 रुपये के चिप्स का पैकेट, तो चिप्स किससे बनते हैं, चिप्स बनते हैं फैट से, चिप्स बनते हैं ऑयल से। चिप्स में ऑयल होता है ना, फ्राई तो करते हो चिप्स को, चिप्स में ऑयल होता है, तब चिप्स तो तुम लेके आते हो, तब देखना लेस का पैकेट 5 रुपये का, इतना सा लेस अंदर होता है, इतनी हवा होती है, इतनी हवा है, इतने सा लेस, है ना, इतना सा लेस, इतनी हवा है। अब वो हवा क्या है, नाइट्रोजन है। वो नाइट्रोजन क्यों डाली जाती है पैकेट के अंदर, ताकि जो है पैकेट फ्रेश रहे, ज़्यादा दिनों तक फ्रेश रह सके। जब तक हम लोग पैकेट खोले ना तब तक फ्रेश रहे, और पैकेट खोलने की 1-2 दिन तक भी वो फ्रेश रहे, हाँ, इसलिए उसके अंदर नाइट्रोजन गैस डाली जाती है ताकि वो फ्रेश रहे, और जो अंदर ऑयली फूड है तुम्हारा, जो तुम्हारे चिप्स है ऑयली, वो ख़राब ना हो सके, ठीक है। इस रीज़न से उसमें ऑक्सीजन, इतनी ज़्यादा नाइट्रोजन डाली जाती है। ऑक्सीजन नहीं होती, वो नाइट्रोजन गैस होती है, समझ रहे हो, ठीक है। नाइट्रोजन गैस होता है कि वो रैंसिड ना हो सके, ताकि वो खाना ख़राब ना हो सके, ठीक है। जैसे नॉर्मल खानों में जो है क्या डालते हैं लोग, प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं। प्रिजर्वेटिव्स क्यों, ताकि वो एयर से रिएक्ट होकर के, किसी मॉइस्चर से रिएक्ट होकर के वो ख़राब ना हो सके, जल्दी ख़राब ना हो सके, जल्दी ख़राब ना हो सके, कभी ज़िंदगी में ख़राब नहीं होगा, ऐसे बात नहीं। प्रिजर्वेटिव्स इसलिए डाले जाते हैं आमतौर पर। वैसे ही चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन डाला जाता है, नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। अब जब तुम नाइट्रोजन गैस खोलते हो, तो तुम चिप्स का पैकेट खोलते हो, तब एक हवा निकलती है वहाँ से, हो ऐसी हवा निकलती है, इसको हम क्या कहते हैं, वो होते हैं नाइट्रोजन गैस, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन गैस, ठीक है। अब जैसे तुमने पैकेट खोल दिया, सपोज करो मैंने पैकेट बोला, चिप्स खाना ना, उतने चिप्स निकाल रहे, ठीक है, उतने चिप्स निकालो, सिर्फ उतने ही चिप्स निकालना है जितने लोग वो खाने के, ठीक है, इतने नहीं खाने के, उतने चिप्स निकालो। उतने चिप्स निकालने का बाकी के जो पैकेट है ना उसको रख दो, 1-2 दिन के लिए रख दो, देख लेना क्या होएगा, जो तुम्हारे चिप्स है ना वो एकदम नरम से होने लगेंगे, नरम से। उसको और थोड़े दिन तक रखो ना, बाहर निकाल के रखो, देखना वो भी कुछ इस तरीके से ख़राब होने लग जाएंगे। क्यों ख़राब होएंगे, क्योंकि उसके अंदर ऑयल है और वो रिएक्ट हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन हो गया है, रैंसिडिटी है, रैंसिड हो रहे हैं भैया, हो गया।
हो गया भैया, इन टॉपिक्स को इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशंस आर एडेड टू द फूड कंटेनिंग फैट्स और ऑयल। मतलब जो ऑक्सीडेशन को जो है हटा दें, मतलब देखो ऑक्सीडेशन नहीं होने देते, मतलब ऑक्सीजन नहीं लेने देते, ऑक्सीजन एब्सॉर्ब नहीं करने देते, केमिकल रिएक्शन होने नहीं देते, उन प्रोडक्ट्स को जो है ऐसे फूड्स में डाला जाता है। मैंने एग्जांपल दी थी तुम लोग को नाइट्रोजन का भैया। नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जो ऑक्सीजन को रिएक्ट ही नहीं होती थी, बिकॉज नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन आएगी भी, ऑक्सीजन बोलेगी भैया मेरे को जगह दे दो, मेरे को जगह दे दो, नाइट्रोजन क्या बोलेगी, अरे नाइट्रोजन जगह ही नहीं देगी। समझ रहे हो, यही था इस चैप्टर के अंदर। बाकी हाँ, हमने इसी के साथ इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया है बहुत आराम से। तो इस चैप्टर की समाप्ति इसी के साथ यहाँ पे होती है। बाकी अगर आप लोगों को जो है अगर इस चैप्टर में कुछ भी चीज़ें नहीं समझ में आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स सॉरी कमेंट सेक्शन खुला है, बिल्कुल आप आइए। गाली देना तो गाली दे सकते हैं, प्यार देना है प्यार दे सकते हैं, डाउट देना है तो डाउट भी पूछ सकते हैं। आपका हर एक डाउट सॉल्व किया जाएगा। वरना आप लोग हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को हर एक चीज़ की लिंक मिल जाएगी, इसके एनसीईआरटी की लिंक मिल जाएगी। नेक्स्ट इसका लेक्चर आपको पता है कौन सा आने वाला है, एनसीईआरटी सोल्यूशन हम आपको कराने वाले हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। उसके बाद हम लोग आगे के चैप्टर्स की तरफ मूव ऑन होंगे। अगर आप लोगों को विश्वास बैच में एनरोल होना है तो बिल्कुल जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरी जान। चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को प्रेस करोगे, हर एक वीडियो की लिंक तुम्हारे पास पहुंच जाएगी अपने आप। उसके बाद तुम लोग वीडियो पे क्लिक कर सकते हो और चैनल को मतलब वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। बाकी तब तक थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, है ना, बिल्कुल लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, है ना, बिल्कुल ये आपके ऊपर है। अगर आपको जो है लेक्चर में आया है, लेक्चर अच्छा लगा है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना, बिल्कुल लाइक करना। तब तक हम से मिलते हैं, तब तक हम मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू। पढ़ते रहिए, मचाते रहिए, चलिए।